Hello, good morning students. Today we are going to start theme 13, महात्मा गांधी and the national movement. महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन. आज हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा राष्ट्रीय आंदोलन मीन्स जो हमारे देश को आजाद करवाने के लिए जो आंदोलन चला, जिसमें पूरे देश ने भाग लिया, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रही हूँ इस लेसन की. In the history of nationalism, a single individual is often identified with the making of a nation. हमने इतिहास में देखा, राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय ये देखा जाता है कि कोई एक ही व्यक्ति, सिंगल इंडिविजुअल इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ नेशन. एक पूरे नेशन को बनाने के लिए एक व्यक्ति के साथ ही, एक व्यक्ति की क्या है, राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है. ये सिर्फ हमारे देश की बात ही नहीं है, ये हमने इतिहास में देखा कि हर देश की यही घटना रहती है. किसी एक व्यक्ति को पूरे देश के साथ, पूरे नेशन के साथ जोड़ के देखा जाता है, राष्ट्र के निर्माण के साथ जोड़ के देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी एसोसिएट गारिबाल्डी विद द मेकिंग ऑफ इटली. गारिबाल्डी जो इटली के महान नेता थे, उन्होंने इटली को बनाने में बहुत योगदान दिया. ऐसी जॉर्ज वाशिंगटन विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ऐसी अमेरिका की स्वतंत्रता के युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को जोड़ा जाता है कि उनके कारण वो युद्ध जीत गए. एंड हो ची मिन्ह विद द स्ट्रगल ऑफ द फ्री वियतनाम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल. और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष में हो ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं. ऐसे ही जैसे मैंने अभी दूसरे देशों का नाम लिया, अभी जर्मनी का नाम भी है. जर्मनी में बिस्मार्क है, जिन्होंने अपने देश को बनाया, राष्ट्र निर्माण किया उन्होंने. तो ऐसे ही हमारे देश में इन द सेम मैनर महात्मा गांधी हैज बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशन. इसलिए भारतीय राष्ट्र के जो पिता है, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तो ऐसे सब देशों के साथ ऐसे होता है. गांधी जी वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रेवर्ड ऑफ ऑल द लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल. जो हमारे भारत की स्वतंत्रता संग्राम था, जिन नेताओं ने इसमें भाग लिया, गांधी जी उनमें से क्या थे? सबसे प्रभावशाली, सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित थे. इन्फ्लुएंशियल, सबसे प्रभावशाली और सम्मानित थे. However, like other great leaders, Gandhi ji political career was shaped and constructed by the society in which he lived. जैसे और नेता होते हैं, महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी की गतिविधियों जो है उनको बनाने के लिए हमारे समाज जिसमें वो रहते थे, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई. उनका राजनीतिक सफर शुरू करने के लिए जिस समाज में वो रहते थे उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई. क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वही हमें लीडर बनाता है. जब हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो वो क्या है? ग्रेट लीडर पैदा होते हैं उससे. दिस चैप्टर एनालाइजेज गांधी जीज एक्टिविटीज इन इंडिया ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इन 1915 टू 1947. अब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है जो सिर्फ 1915 से स्टार्ट नहीं हुआ. ये तो आपको पता है, जैसे हमारा 1885 से कांग्रेस पार्टी बनी, और तब से हमारा जो है एक्टिविटी कार्यविधि चल रही थी अपने देश को आजाद करवाने के लिए. राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तब से. परंतु इस लेसन में हमने किस चीज का एनालाइज करना है, किस चीज का ध्यान करना है कि गांधी जी ने क्या कार्य किए 1915 से लेकर 1947 तक. हमारा जो लेसन है उसमें उसके साथ ही संबंधित है, गांधी जी की कार्यविधियों के साथ संबंधित है ये लेसन. ये नहीं कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन 1915 में स्टार्ट हुआ, नहीं. हमारा राष्ट्रीय आंदोलन तो कब स्टार्ट हो गया था? 1885 में, 1885 में कांग्रेस के निर्माण के साथ ही ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो गया था. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गांधी जी की एक्टिविटीज के बारे में. गांधी जी के जो वो थी गतिविधियां थी, उनका विश्लेषण कर रहे हैं इस लेसन में हम. इट एक्सप्लोर्स हिज इंटरएक्शंस विद डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. ये लेसन हमें भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों, उनकी बातचीत, उसके साथ ये संबंधित है. उसके साथ ये बताता है कि उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस के साथ कैसे बातचीत की, कैसे स्ट्रगल की, पॉपुलर स्ट्रगल्स जो बढ़िया जो थे महत्वपूर्ण आंदोलन थे, उनमें कैसे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, कैसे उनको ये कैसे महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने इसको चलाया.
ये कैसे जो महत्वपूर्ण लोकप्रिय संघर्ष थे उनकी छानबीन करता है ये लेसन हमारा। It introduces the different sources that historians use to reconstruct the career of a leader and movement that he associated with. और ये अध्याय हमारे सामने उन बातों को लेके आएगा, उन स्रोतों को भी रखता है जिनके इस्तेमाल से इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त तथा वे जिन सामाजिक आंदोलन से जुड़ा रहा के पुनर्निर्माण करते हैं। वो रिसोर्स है जहां से हमें पता चलता है कि गांधी जी कैसे लीडर बने और कौन कौन से आंदोलन चलाए जिनके साथ वो एसोसिएटेड थे, खास करके उनके बारे में ये हमें जो लेसन है वो हमें इसके बारे में बताएगा। तो ये लेसन किसके बारे में? सारा गांधी जी के संघर्षों के बारे में, गांधी जी की कार्यविधियों के बारे में, गांधी जी के आंदोलनों के बारे में ये लेसन हमें बताएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अ लीडर अनाउंसेज हिमसेल्फ, स्वयं की घोषणा करता एक नेता। गांधी जी ने अपने एज ए लीडर कब उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वो एक लीडर जन नेता है, उन्होंने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया? अ लीडर अनाउंसेज हिमसेल्फ, स्वयं की घोषणा करता एक नेता। 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड। भारत से बाहर साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहे पहले। जब भारत में कब आए? 9 जनवरी 1915 को। उनका पूरा नाम दिया मोहनदास करमचंद गांधी। रिटर्न टू हिज होमलैंड, अपने देश वापस आए। ही स्पेंट 3 years इन द साउथ अफ्रीका। उन्होंने जो इससे पहले वाले साल थे वो कहाँ पे गुजारे? साउथ अफ्रीका। ही वेंट एज अ लॉयर, वहां पे वो एक वकील बन के गए एंड बिकेम द लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन दैट टेरिटरी। और उस जगह में साउथ अफ्रीका में जो भारत के लोग थे, जो भारतीय समुदाय वहां पे रहता था, उनके लीडर बन गए वो। धीरे धीरे वहां पे उनके लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। एज हिस्टोरियन चंद्रन देवनसन, जैसे कि जो हिस्टोरियन है चंद्रन देवनेसन हैज रिमार्क्ड, उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा। कहते महात्मा गांधी को बनाने वाला, महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने बनाया? साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका में ऐसी गतिविधियां हुई जिनके बारे में हमने पढ़ा। ये गांधी जी गाड़ी में जा रहे थे, उनको कैसे उनके सामान को उठा के नीचे फेंक दिया कि तुम ब्लैक हो और ब्लैक अंग्रेजों के साथ बैठ के सफर नहीं कर सकते। तो वहां से जो गांधी जी का एक सफर स्टार्ट हो गया, जो ये भेदभाव की नीति थी साउथ अफ्रीका में, तो उससे ही गांधी जी का एज ए लीडर जो है सफर स्टार्ट हो गया। It was in the South Africa where Mahatma first forged distinctive techniques of non-violent। ये अफ्रीका ही था पहली बार जहाँ पे सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। उनकी सबसे बड़ी तकनीक क्या थी? तकनीक मीन्स तरीका, विशिष्ट तकनीक ऑफ सत्याग्रह, नॉन वायलेंट सत्याग्रह, प्रोटेस्ट नोन एज सत्याग्रह। अब सत्याग्रह हम जहाँ पे क्या कहेंगे? ये इट इज अ वे ऑफ टेक्निक, इट इज अ वे ऑफ अपोज्ड नॉन वायलेंट, कि किसी को नुकसान ना पहुंचा के अहिंसात्मक तरीके से फर्स्ट प्रमोटेड हार्मनी बिटवीन द रिलीजन्स एंड अलर्टेड अपर कास्ट इंडियंस टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट एंड वुमेन। उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से कि अपनी बात को मनवाना, परंतु अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसात्मक विरोध के द्वारा, प्रोटेस्ट नोन एज सत्याग्रह। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो रिलीजन्स है, धर्म है जैसे, उनमें आपस में मेल जोल होना चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए। एंड अलर्टेड अपर कास्टर्स, और भारत की ऊंची जातियों को उन्होंने अलर्ट किया, ऊंची जाति भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति, लो कास्ट और वुमेन के प्रति जो भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। उन्होंने जहाँ पे 3 बातों को कहा, एक तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जिसमें अहिंसात्मक का विरोध करना, और सभी धर्मों के बीच में हार्मनी मीन्स मेल जोल बढ़ाना, हर धर्मों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करना, और लोअर कास्ट को अलर्ट करना, चेतावनी देनी कि वो अपना भेदभाव का जो तरीका है लोअर कास्ट और वुमेन के प्रति बंद करें। महात्मा गांधी केम बैक 1915 was rather different from the one that he had left in 1893। जब 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे एज ए लॉयर,
और जब वो वापस आए वो बिल्कुल डिफरेंट थे। 1950 में जब वापस आए तो उससे बिल्कुल डिफरेंट थे। इट वॉज इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। जो इंडिया था ये भी क्या था, ब्रिटिश का कॉलोनी थी। कॉलोनी मीन उपनिवेश था, अंग्रेज इस पे राज करते थे। वाज फॉर मोर एक्टिव इन पॉलिटिकल सेंस। जैसे मैंने शुरू से बताया आपको, ये पॉलिटिकल सेंस में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। एक्टिव कैसे मीन्स जो आंदोलन थे वो शुरू से चल रहे थे। आंदोलन जैसे 1885 से ही कांग्रेस का निर्माण हुआ और उसके साथ ही पॉलिटिकल सेंस से बहुत जो भारत एक्टिव हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड ब्रांचेज इन मोस्ट मेजर सिटीज एंड टाउन्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेज थी बहुत बड़े बड़े शहरों में और कस्बों में। थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905-7 ही हैड ग्रेटली ब्रॉडन इट्स अपील अमंग द मिडिल क्लासेज। बल्कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हुए थे। 1905 से लेकर 1907 तक भारत गांधी जी के आने से पहले भी स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई, जिसने इसको बहुत ही आम मिडिल क्लासेस के बीच भी इस मूवमेंट को, राष्ट्रीय मूवमेंट को, राष्ट्रीय आंदोलन को मिडिल क्लास के लोगों के बीच में इसको भी बढ़ा दिया था। किस मूवमेंट ने? स्वदेशी मूवमेंट, जो गांधी जी के आने से पहले स्टार्ट हुई थी। That movement had thrown up some towering leaders such as बाल गंगाधर तिलक of महाराष्ट्र। इस मूवमेंट ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को आगे लेके आई। कई नेताओं का जन्म हुआ इस आंदोलन के कारण। कई नेता आगे आए, सच एज बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, विपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल एंड लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। These three were known as लाल एंड पाल। तीनों क्या है, इनको तीनों को इकट्ठे नाम से पुकारते थे, बाल पाल लाल। द एलिट्रेशन कन्वेइंग ऑल इंडिया मूवमेंट। ये एक तरह का तीनों को जोड़कर दिखाता था और ये भारतीय चरित्र की सूचना देता था। ये सारे भारतीय चरित्र की सूचना कैसे देता था? क्योंकि ये महाराष्ट्र से है, ये बंगाल से है, ये पंजाब से है। तो जो देश है वो अलग अलग बटा हुआ नहीं, परंतु सारा राष्ट्र एक हो रखा है। हर राज्य के जो लोग हैं वो आगे बढ़कर बड़े बड़े लीडर बने हैं। सिंस देयर नेटिव प्रोविंसेस वर वेरी डिस्टेंस। बेशक उनके जो अपने राज्य थे बहुत दूर दूर थे। कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ बंगाल, कहाँ पंजाब, तीन दिशाओं में है। तो दीज लीडर्स एडवोकेटेड मिलिटेंट अपोजिशन टू द कॉलोनियल रूल। इन जो तीनों नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया। मिलिटेंट मीन्स अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए अपने आंदोलन को जारी किया, समर्थन किया। तो इनको क्या बोलते हैं? मिलिटेंट लीडर्स भी बोलते हैं, जहां इनको क्रांतिकारी लीडर भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों की अगर हमें आ जाए कि क्रांतिकारी लीडर्स कौन से, मिलिटेंट लीडर्स, तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। इन तीनों को मिलिटेंट लीडर्स भी बोलते हैं, जहां एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं। These were group of moderates who preferred a more gradual and persuasive approach। एक और ग्रुप था जो मॉडरेट का ग्रुप था, आधारवादियों का समूह था, जो एक कर्म के लगातार प्रयास करते रहने के विचार में हिमायती था। ये तो क्या था, उनकी लड़ाई करते थे, अंग्रेजों के साथ लड़ाई करके अपने देश की आजादी बनाना चाहते थे। और जो मॉडरेट थे, मॉडरेट मीन्स उदारवादी, जो बातचीत के द्वारा ग्रेजुअल ढंग से प्रयास करके धीरे धीरे अंग्रेजों से अपने देश का आजाद करवाना चाहते थे। तो ये दो तरह के लीडर, जब दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। नेम द मॉडरेट लीडर्स एंड व्हाट एवर देयर व्यूज। उनके व्यूज क्या थे? इनका मॉडरेट का व्यू था, हु प्रेफर्ड अ मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच, प्रयास करने का विचार। और जो ये लीडर थे, ये एडवोकेटेड मिलिटेंट अपोजिशन, लड़ाई वाली जो अपनी वो थी, ये सूचना देते थे, जिससे कि लड़ाकू रवैया अपनाते थे उनके अंग्रेजों के, जो काम नहीं करते उनके अगेंस्ट आंदोलन छोड़ के जे भारत को आजाद करवाना चाहते थे। अमंग दीज मॉडरेट्स हु वाज गांधी जी पॉलिटिकल मेंटर। इन मॉडरेट में गांधी जी के मेंटर मीन्स परामर्शदाता, जो गांधी जी को सलाह देते थे, उनके गुरु भी थे मॉडरेट में, गोपाल कृष्ण गोखले एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना, who like Gandhi ji was a lawyer of Gujarati extraction in London। इनमें क्या कौन से गांधी जी के साथ है? गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, जो गांधी जी की तरह ही एक लॉयर थे और गुजराती भी थे, जो लंदन में पढ़ के आए थे। ऑन गोखलेज एडवाइस गांधी जी स्पेंट अ ईयर ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया टू नो इट्स लैंड एंड द पीपल।
गांधी जी ने जो इनके परामर्शदाता थे, राजनीतिक गुरु थे, वो कौन थे? गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, हु वॉज द मेंटर ऑफ गांधी जी, जो जिनको गांधी जी को सलाह देते थे। उनकी सलाह पर गांधी जी स्पेंट अ ईयर ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया टू नो इट्स लैंड एंड पीपल। इसके लोगों को जानने के लिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। His first major public appearance was at the opening of the Banaras Hindu University in February 1916. बनारस में यहाँ पे एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग थी, जो वो हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहां पे इन्होंने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति पहली बार फरवरी 1916 में दी। अपनी पहला उन्होंने अपीयरेंस दिया, जनता के सामने सार्वजनिक रूप में पहली बार उद्घाटन समारोह में गए। अमंग द इनवाइटीज वर द प्रिंसेस एंड philanthropists whose donations had contributed to the founding of BHU. इनवाइटीज मीन जो और वहां पे इनवाइट किए हुए लोग आए थे, जो और इनवाइट किए हुए मेहमान आए थे, उनमें से राजकुमार थे। जहाँ फिलथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? जो कि दान देते हैं, जो इसमें दान देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। जो डोनेशंस देते हैं, जिनकी डोनेशंस के कारण ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तैयार हो रही थी, वो लोग इसमें ज्यादा आए थे जिन्होंने इसमें डोनेशन दी हुई थी। हाँ जी, नेक्स्ट है आल्सो प्रेजेंट वर इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस। और कांग्रेस के जो 1885 में तैयार हुई थी, निर्माण हुआ था, उसके भी इम्पोर्टेंट लीडर्स इसमें प्रेजेंट थे, सच एज एनी बेसेंट। कंपेयर टू दीज डिग्निटरीज गांधी जी वॉज अननोन। यहाँ पे कांग्रेस के इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, जिनके बीच में गांधी जी क्या थे? बिल्कुल ही अननोन थे, अपेक्षाकृत अज्ञात थे, कि लोग इनको जानते नहीं थे। जब गांधी जी पहली बार फरवरी 1916 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनको इनवाइट किया गया। ही हैड बीन इनवाइटेड ऑन द अकाउंट ऑफ हिज वर्क इन द साउथ अफ्रीका। इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो काम किया था, जो वहां के भारतीयों के साथ भेदभाव होता था, उनको खत्म करने के लिए जो गांधी जी ने वहां पे काम किया था, इसको देखते हुए इनको वहां पे इनवाइट किया गया था। ही सेट व्हेन हिज टर्न केम टू स्पीक। जब सब नेता बोल रहे थे, जब इनकी बोलने की बारी आई, गांधी जी चार्ज द इंडियन एलाइट। एलाइट क्या होता है? अमीर लोग। एलाइट मीन्स अमीर लोग जो थे। गांधी जी ने अमीर लोगों के ऊपर चार्ज के दोष लगाया, ये चार्ज लगाया उनके भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। चार्ज लगाना मीन्स आड़े हाथों लेना। विद द लैक ऑफ कंसर्न फॉर लेबरिंग पुअर। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो लेबर लोग है, जो जहाँ पे लेबर लोग है, उनकी तरफ उन्होंने मजदूर गरीबों की ध्यान ना देने के कारण, कि इस यूनिवर्सिटी में जो इनवाइट किए गए हैं, वहां पे गरीब मजदूरों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इस कारण उन्होंने भारत के विशिष्ट लोगों को, विशिष्ट एलाइट होते विशिष्ट वर्ग, उनको आड़े हाथों लिया। ही सेड, उन्होंने क्या कहा अपने लेक्चर में? क्या कहा? दीज लैंड्स आर इम्पोर्टेंट। द ओपनिंग ऑफ द BHU वॉज सर्टनली ए गॉर्जियस शो। कि जो इसमें जो आप विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हो, निश्चय ही अत्यंत शानदार है। सर्टेनली अ गॉर्जियस शो, बहुत ही शानदार शो है ये। बट ही वरीड अबाउट द कंट्रास्ट बिटवीन रिचली बेड डेक्ड नोबलमैन। बेड डेक्ड मीन जो सारा जे पंडाल है, वो बड़े बड़े अमीर लोगों से भरा हुआ है। प्रेजेंट मिलियंस ऑफ पुअर्स इंडियंस हु वर एब्सेंट। इतने जहाँ पे पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं जहाँ पे, परंतु और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच, बल्कि लाखों जो गरीब भारतीय है उनकी गैर हाजिरी है। और जहाँ पे कुछ सजे सजाए बैठे हैं, अमीर लोग बैठे हैं, उनके मुकाबले गरीब लोग जहाँ पे कुछ भी नहीं है। गांधी जी टोल्ड द प्रिविलेज्ड इनवाइटीज। प्रिविलेज्ड इनवाइटीज मीन्स जो कि बहुत ही विशेष सुविधा प्राप्त है। विशेष सुविधा प्राप्त कौन से होते हैं? जैसे प्रिंस है, राजकुमार है, जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जहाँ बड़े बड़े लॉयर है, वो प्रिविलेज्ड इनवाइटीज है। मतलब कि वो एक तरह से विशेष सुविधा प्राप्त वो है, आमंत्रित लोग है। देयर इज नो सॉल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप यूर सेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन द ट्रस्ट फॉर यूर कंट्री मैन इन इंडिया। देयर इज नो सॉल्वेशन। गांधी जी ने क्या कहा? भारत की मुक्ति तब तक संभव नहीं है
ये खास लाइन ध्यान रखनी है अपनी। देयर इज नो सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मीन्स मुक्ति, मुक्ति मीन्स आजादी, जहां भी हम क्या कह सकते हैं, आजादी। भारत की आजादी तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने आप को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें। अलंकरण कौन से है, दिस ज्वेलरी कौन सी है, अपनी अमीरी से, अपनी अमीरी से, अपनी राजकुमारी, जहाँ कोई राजा है, जहाँ कोई कुछ है, उससे अपने आप को अलग नहीं कर लेते। एंड होल्ड इट इन द ट्रस्ट, और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दें। जो आपकी अमीरी है, अगर हम इसको भारत के अपने हम वतनों की भलाई में नहीं लगाते, तब तक जो भारत की मुक्ति है वो संभव नहीं है। देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस, हमारे में भी कहते गए कि हमारे लिए सब शासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं। नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होती है हमारी अपनी सरकार। जब हमारी अपनी सरकार, सब शासन के कोई अभिप्राय नहीं है। इफ वी टेक अवे और अलाउ अदर्स, अगर हम खुद जब दूसरों को ये अलाउ करते हैं कि वो हमारे किसानों से पीजेंट ऑलमोस्ट द होल रिजल्ट ऑफ देयर लेबर, जो भी वो अपनी मेहनत का काम करते हैं, जो किसान है अपनी मेहनत का काम करते हैं, अगर कोई उनसे उन मेहनत को ले लेता है, जब हम ही उसे ले लेते हैं, तब तक हमारे सब शासन का कोई अभिप्राय नहीं, तब तक हम सब शासन नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि जो किसानों के ऊपर इतना सारा टैक्स का बोझ डाला हुआ है, अगर हम उसको कम नहीं करते तो हमारे सेल्फ गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं। अवर साल्वेशन ओनली कम थ्रू द फार्मर्स, हमारी मुक्ति है वो कैसे हो सकती है, केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है। अगर हम भारत को आजाद करना चाहते हैं तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, किसानों के माध्यम से कराते हैं। नाइदर द लॉयर्स नॉर द डॉक्टर्स नॉर द रिच लैंडलॉर्ड्स आर गोइंग टू सिक्योर इट। इस मुक्ति को ना तो लॉयर्स दिला सकते हैं, वकील दिला सकते हैं, ना डॉक्टर्स दिला सकते हैं, ना ही बड़े बड़े जो किसान हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो इसको दिला सकते हैं। जमींदार कोई नहीं दिला सकता। कौन दिला सकता है गांधी जी के अनुसार है, पीजेंट्स एंड लेबर्स, एंड जो भारत के लेबर है, पुअर लोग हैं, वो इस मुक्ति को दिला सकते हैं। द ओपनिंग ऑफ VHU वॉज एन ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन। VHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, एक उत्सव था कि हमारे देश में हम अपनी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। मार्क्ड एज इट डिड द ओपनिंग ऑफ अ नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी, और इसके साथ क्या हो गया, क्योंकि ये भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव था, ये एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का घोतक था। ये कहते हैं एक राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी बन गई, विश्वविद्यालय बन गया, जो कि हम इसको एक यूनिवर्सिटी खोलने की वो कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। गांधी जी स्पीच एट बनारस इन February 1916 was at one level merely a statement of fact। जो गांधी जी की ये वो थी विश्वविद्यालय में जो उन्होंने किया था, भाषण दिया था, वास्तव तथ्य का ही उद्घाटन था। वन लेवल merely a statement of नहीं करवा सकते। That Indian nationalism was an elite phenomenon, a creation of lawyers, doctors and landlords। उन्होंने एक फैक्ट क्या बताया कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो अभी तक किस चीज से बना हुआ है, विशिष्ट लोगों से, और जो लॉयर से, जहाँ डॉक्टर, जहाँ लैंडलॉर्ड से बना हुआ है। पहला फैक्ट तो उन्होंने ये बताया। दूसरा, अनदर लेवल, इट वाज आल्सो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। दूसरी दृष्टि देखा जाए तो ये वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कि उनकी मंशा क्या, वो चाहते क्या। पहले तो ये उन्होंने बताया कि जो सारा नेशनल वो है, नेशनलिज्म है, वो किस पे आधारित है, विशिष्ट लोगों पे, और लॉयर्स पे, डॉक्टर्स पे, जमींदारों पे ये वो है जो बना हुआ है। और उनकी मंशा क्या थी, द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गांधी जी ओन डिजायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पीपल एज अ होल। उनकी ये इच्छा थी कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो सिर्फ डॉक्टर्स, लॉयर्स और लैंडलॉर्ड्स का ना होकर पूरे भारतीयों का, इंडियन पीपल एज अ होल, पूरे भारत के लोगों का होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें सब लोगों को भाग लेना चाहिए, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो आर्टिस्ट है, कोई भी है, चाहे वो आर्टिसन है, शिल्पकार है, जो भी भारत का वो है, भारत का नागरिक है, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एट द एनुअल कांग्रेस सेशन इन लखनऊ इन दिसंबर 1916, ये फरवरी में वो मीटिंग हुई VHU में, और दिसंबर 1916 में ही वॉज अप्रोच्ड बाय ए पेशेंट फ्रॉम चंपारण इन बिहार।
और जो कांग्रेस का सेशन हुआ, लाहौर कांग्रेस का लखनऊ का सेशन हुआ 1960 का, उसमें एक किसान उनके पास आया, चंपारण का था, जो बिहार में चंपारण का। ही टोल्ड हिम अबाउट द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ पीजेंट्स बाय द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर। जो भारत के किसान हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अंग्रेज जो नील उत्पादक है, इंडिगो प्लांटर में जो नील उत्पादन करवाना चाहते हैं उनसे, चंपारण के लोगों से। इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज परसेप्ट्स इनटू द प्रैक्टिस। अब ये उनको एक अवसर मिल गया कि जो वो कहते थे, जो उनकी परसेप्शन थी, जो सोच थी उनकी, उसको व्यवहार में लाया जाए। सोच उनकी क्या थी कि इसमें जो किसानों के ऊपर जो जुल्म होते हैं, जो किसानों से उनकी मेहनत का पैसा लिया जाता है, वो उनसे नहीं लूटा जाना चाहिए। तो ये उनकी परसेप्शन थी, मुझे उनकी सोच थी, इनको व्यवहार में लाने का इसको अवसर मिल गया। दिसंबर 1960 में जब एक किसान के पास आया कि चंपारण में नील उत्पादक जो ब्रिटिश है वो कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कठोर व्यवहार के बारे में जो उनको बताया गया। ये हमारा पहला टॉपिक इसमें खत्म हो गया। फर्स्ट सब टॉपिक असाइनमेंट क्वेश्चन मैं इसी में से दे रही हूँ आपको। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न होमलैंड? गांधी जी कब भारत में वापस आए? गांधी जी भारत लौटकर कब आए? विच टेक्निक गांधी जी यूज्ड इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया? नॉन वायलेंट अपोजिशन का उन्होंने प्रयोग किया वहां पे। व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह से आप क्या समझते हो? अपनी बात को नॉन वायलेंट तरीके से जो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है उसके सामने रखना, इसे सत्याग्रह का है। नेम 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। गर्म दल के 3 नेताओं के नाम लिखें। मैंने आपको बताया था लाल, बाल, पाल, जो तीनों नेता थे वो क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो गर्म दल के थे, जो गुस्से के साथ अपनी जो बात थी वो अंग्रेजों के सामने रखते थे। गुस्से के साथ मीन्स जो लड़ाकू तरीके से, शासन के प्रति लड़ाकू तरीका अपनाते थे, उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। 5वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बाल, पाल एंड लाल। मैंने इसका बता दिया आपको। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, इनका अर्थ क्या है? नेम 3 मॉडरेट लीडर्स। 3 नरम दल के नेताओं के नाम लिखें। गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना एंड गांधी जी कह सकते हैं। यहाँ पे और भी थे, कृपलानी थे, कई लीडर्स के नाम अभी और भी आपके पास आएंगे। हु वॉज गांधी जी पॉलिटिकल मेंटर? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये मैंने आपको बताया पीछे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर थे। व्हेन एंड वेयर वॉज गांधी जी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस? कब और कहाँ गांधी जी की पहली बार जनता के सामने आई? गांधी जी कब आए थे? BHU के उद्घाटन समारोह में गांधी जी पहली बार फरवरी 1916 में, और बनारस में यूनिवर्सिटी के समारोह में गांधी जी पहली बार जनता के सामने आए। व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ गांधी जी स्पीच इन BHU? अब ये खास पॉइंट लिखना आपने कि गांधी जी की मेन पॉइंट क्या थे। पहले पॉइंट तुमने ये लिखा था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो सिर्फ डॉक्टर्स का, या इलाइट लोगों का, या लैंड लॉर्ड्स और लॉयर्स का ही है। दूसरी बात उन्होंने लिखा थी कि मेरे हिसाब से आई वॉन्ट टू बी द इंडियन नेशनल शुड बी ऑफ द ऑल द इंडियन पीपल, चाहे वो अमीर है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो पीजेंट्स है, चाहे वो आर्टिसन है, सबका ये नेशनल जो है ये होनी चाहिए। ये उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी के भाषण के मुख्य अंश क्या थे, जो मैंने आपको बता दिया दोनों के, कि उन्होंने कहा था कि जब तक ये भारतीय राष्ट्रवादिता जब ये अमीर लोगों की है तब तक हमें भारत को मुक्ति नहीं मिल सकती, अंग्रेजों के राज से मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें अपनी जो अमीरी को भारतीय लोगों के फायदे के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स आपने इसमें लिखने हैं। इन व्हाट वे गांधी जी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट? ये बड़ा क्लियर हो गया इस क्वेश्चन पे। गांधी जी ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बदल दिया? अब ये तो बड़ा क्लियर आपको आंसर कर दिया मैंने कि गांधी जी ने राष्ट्रीय नेशनलिज्म को कैसे बदल दिया, मूवमेंट को, जो कि पहले एक सिर्फ एलाइट लोगों की, डॉक्टर, लॉयर्स एंड लैंड लॉर्ड्स की एक मूवमेंट थी। ही चेंज्ड इनटू द फॉर द ऑल पीपल ऑफ इंडिया टू टेक पार्टिसिपेट इन इट। Maybe they were lawyers, and they were laborers, they were peasants, they were artisans, all people of the India took part in the national। इस तरह के हमने इस ग्रुप को बदल दिया। What was the opportunity to put his precepts into the practice? कौन सा ऐसा अवसर था
जहां गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का प्रयास किया। पहला ही अवसर था 1916 दिसंबर 1916 में लखनऊ के कांग्रेस के उसमें के सेशन में लखनऊ में एक किसान वहां उनके पास आया कि अंग्रेज के जो नील उत्पादक है वो उनको कैसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कठोर व्यवहार कर रहे हैं। उनसे बचाने के लिए जब गांधी जी उनके साथ गए तो वो क्या था, एक ऐसा अवसर था जो उनके नियमों को, जो उनकी परसेप्ट्स को, जो उनकी भावना को प्रैक्टिस में ला सकता था। तो ये पहला आपका जो यूनिट है, सब यूनिट ये कंप्लीट हुआ। ये बहुत इजी हो गया आपका लेसन। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे वीडियो को तो आपको ये पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगा और क्वेश्चन याद नहीं करने पड़ेंगे, बस आपको याद ही हो जाएंगे, सुन के ही याद हो जाएंगे। ये इतना अच्छा मैंने आपको बताया है। और अब थैंक यू इसके लिए। मैं कल को नया शुरू करूंगी दूसरा सब टॉपिक। थैंक यू। इफ यू लाइक इट यू सब्सक्राइब and to tell your other friends. Okay, take care students.